हेलो व्यूअर्स, आई होप यू आर सेफ एंड हेल्दी। जैसा कि मैं हमेशा किसी न किसी मेहमान से आपको मिलाते रहता हूं और उनके बारे में अवगत कराते रहता हूं। आज ऐसे ही हम सूफी सर के घर पे आए हैं सूफी सर के बारे में जानने के लिए। सूफी सर करीब 25 सालों से पढ़ा रहे हैं और पत्रकारिता भी कर रहे हैं। तो आज सूफी सर से हम जानेंगे कि ये पत्रकारिता और टीचिंग का जो जर्नी है ये साथ साथ कैसे कर पा लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हम सूफी सर से खुद जानेंगे। उनसे हम पूछेंगे कि कैसे कोई स्टूडेंट जो रिमोट एरिया में रह के भी सीख सकता है पत्रकारिता, या फिर जो मल्टीपल जो वर्क्स होते हैं वो साथ में कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, सूफी सर से बातचीत करते हैं। नमस्कार सूफी सर। जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि आप 25 सालों से पत्रकारिता भी कर रहे हैं और आप टीचिंग भी कर रहे हैं। तो सबसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप ये दोनों साथ साथ कैसे कर लेते हैं, क्योंकि टीचिंग करना भी एक स्किल्स है और पत्रकारिता करना भी बहुत ही बड़ा स्किल्स है। तो इनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जहाँ तक पत्रकारिता का सवाल है, पत्रकारिता करते करते मेरे को 25 साल हो गए हैं। वही टाइम टीचिंग में हो गया, और दोनों क्योंकि कलम से जुड़े हुए हैं और कलम की अपनी ज़बान होती है, और इसी तरह से ये सिलसिला चलता आ रहा है। चूँकि पढ़ाना जो था, पढ़ाना एक कंपल्शन थी शुरू में, क्योंकि मैं स्कूल में भी था, और धीरे 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 वो एक मेरा पैशन बन गया। और आज मैं डिफरेंट जो लेवल्स के स्टूडेंट्स होते हैं, जो कैटेगरीज के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको मैं पढ़ाता हूँ, और उनको मैं चाहता हूँ कि वो शिक्षित हों। और दूसरा ये है कि पत्रकारिता जैसे बात की, तो पत्रकारिता में मैं PIB जर्नलिस्ट हूँ मैं, और काफ़ी बहुत सारे मैंने लेख लिख दिए हैं, करीब करीब 10-12 हज़ार बायलाइन मेरी स्टोरीज़ हैं, और डिफरेंट पब्लिकेशंस के लिए हैं। उसमें ऐसे द हिंदू जो प्रोमिनेंट है, बेनेट एंड कॉलमेंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, द HT, बिरला ग्रुप, उदय इंडिया, एंड मेनी मोर एज सच। तो ये मैं करता रहा हूँ। और रहा इसका कि पत्रकारिता कैसे, क्योंकि दोनों पहले रखना बड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन कैसे न कैसे इसको करना पड़ता है, क्योंकि पैशन होता है। पैशन के लिए शायद उसके लिए कोई अपना एक अलग से कुछ सीखना नहीं पड़ता है, क्योंकि पैशन है और वो चीज़ें अंदर से आती हैं, बड़ी एक नेचुरल चीज़ें होती हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। तो सर, ये सर जैसा कि ये जो पिछले 2 साल का जो समय रहा है ये बहुत ही बुरा रहा है। हम सब कोविड से किसी न किसी तरीके से जूझते रहे हैं और अभी भी ये दौर चल रहा है। ऐसे में आपने टीचिंग और पत्रकारिता को कैसे साथ साथ किया, और बच्चों के लिए आपने किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करवाया? क्योंकि मैंने आपके स्टूडेंट से बाहर मिला था तो वो कह रहे थे कि सर कोविड में भी पढ़ा रहे थे, तो ये आपने कैसे मैनेज किया? नहीं, जैसे ये जो पैंडेमिक वाला टाइम था, ये सबके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इसमें बहुत सारे लोगों को हमने खो दिया। अब रहा उस दौर में भी कैसे पढ़ाता रहा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं हमेशा हर साल 8-10 स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैं फ्री ऑफ चार्ज, कोई फ़ी नहीं लेता, उनको मैं पढ़ाता हूँ। तो वो लोग आते रहे, लेकिन मैं एक प्रोटोकॉल जो था उसका मेंटेन करता रहा। लेकिन जब चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई तो उनको मैं सोचता था कि ऑनलाइन पढ़ाऊँ, लेकिन ऑनलाइन हो नहीं पाया था। और दूसरा सवाल आपका जो था कि किस तरह से करते हैं, लिख भी रहे थे उस टाइम। तो पैंडेमिक का जब रहा कि यहाँ लॉकडाउन चल रहा था, और मैं उसमें भी घूम रहा था चारों तरफ, मैं देख रहा था, जो आई वॉज जस्ट गोइंग आउट टू टेक स्टॉक द होल सिचुएशन ओवर देयर। आई यूज्ड टू गो टू डिफरेंट हॉस्पिटल्स एंड जो क्रिमेशन ग्राउंड होते हैं वहाँ जाता था, ग्रेवयार्ड्स वगैरह, तो वहाँ देखता था हालत वाकई बहुत ज़्यादा गंभीर थे, बहुत दयनीय स्थिति थी वहाँ पर, बहुत डिप्लोरेबल थे, मतलब कंडीशन थी वहाँ। तो उस सिचुएशन में मैं देखा कि आपको एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एथिक्स होते हैं आजकल, एथिक्स थोड़े से मतलब लड़खड़ा गए हैं कहीं ना कहीं, मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं। एक दूर दराज की बात हो गई है अगर पत्रकारिता की बात करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पत्रकार अभी भी ऐसे बचे हुए हैं जो सिर्फ अपनी लेखनी पर विश्वास करते हैं और लिखते आ रहे हैं और सच को लिखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जो आपको कनेक्ट करता है सरकार से और एक आवाम के बीच में, जनता के बीच में। और आप वो लिखिए जो आप देख रहे हैं, ना आपको इसमें पार्शल होना है और ना ही किसी की एक तरफदारी करनी है। तो इस तरह से वो भी चलता रहा, ये भी चलता रहा। सर जैसा कि अभी आपने बताया जो पत्रकारिता करना किस तरीके से पत्रकार को बाइज नहीं होना चाहिए, तो आपने पत्रकारिता के गुण और उसके बारे में बताया। अभी आपने बीच में एक शब्द यूज किया ऑनलाइन, मैं आपसे जानना चाहूँगा। और अभी मैंने हाल में ही आपका एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, इंग्लिश नाउ करके आपका चैनल है, और आप अक्सर उसमें अनएडिटेड वीडियो डालते हैं। तो इसका क्या मोटिव है, और आप इतने टाइम से आप पढ़ा रहे हैं, फिर आपको ऐसा क्या फील हुआ कि हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आना चाहिए? वेल सेड।
एक्चुअली क्या था, आई हैड माई स्टूडेंट्स कमिंग हो गए हैं, यहाँ आते थे स्टूडेंट, जब आते थे तो जब वो चले गए तो मैं एकदम पैंडेमिक है जो कोरोना है उसके चलते ही अपने अपने प्रांत अपने प्रदेश वापस चले गए हैं। लेकिन जब वहाँ से उनके मुझे फ़ोन आने लगे तो उन्होंने कहा कि सर आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस मेरे लिए संभव नहीं था, और अब उनको टीच भी करना था, वो भी एक मेरे लिए एक विषय बना हुआ था कि भाई कैसे किया जाए। तो करते करते फिर मैंने सोचा कि यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं मेरे जो अक्सर कहते हैं कि आपसे एक यूट्यूब चैनल शुरू कीजिएगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आ रहे हैं, इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो आप भी कुछ ऐसा कीजिएगा। तो हालांकि मेरा ऐसा कोई विश्वास नहीं है, और वो थोड़ा समझ में मेरे गणित आता भी नहीं उस टाइप का। तो जब जब सब लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि सर आप एक बार शुरू ज़रूर कीजिएगा। तो इसका इंग्लिश नाव की जो जर्नी है वहाँ से हमने शुरू करी, हालांकि बहुत पुराना नहीं है, बहुत जल्दी मैं शुरू किया, क्योंकि मेरे पास अपने गैजेट्स नहीं है, अपना वो कोई एडिटर नहीं है, अनएडिटेड वीडियोस हैं जो मैं डालता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे जो वहाँ स्टूडेंट्स हैं वहाँ तक पहुँच पाए, और वही मेरे लिए सब्सक्रिप्शन होगा अगर वो कुछ सीख जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको शुरू किया। सर जैसा कि आपने बताया पत्रकारिता और टीचिंग के बारे में भी, पत्रकारिता और टीचिंग जो है दोनों में जो है बहुत सारी चीज़ें जो कॉमन है। और जैसा कि मैंने आपके फेसबुक पोस्ट पे भी पढ़ा, आप उसमें डालते रहते हैं कि किस तरीके से एडिटोरियल पेज में जो बड़े बड़े जो राइटर्स हैं वो गलतियाँ करते हैं। तो ये जो आप गलतियाँ निकालते हैं, ये रिसर्च का जो आपका सोर्स है उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं रोहित, ये एक्चुअली बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे पीछे ही लोग मुझसे पूछते रहे हैं कि इस तरह से गलतियाँ कहाँ से निकालते हैं, वो सोर्स क्या है, और क्या आप सही हो सकते हैं, वो क्यों नहीं सही हो सकते हैं, ये बात है। क्योंकि वो इस्टेब्लिश्ड एडिटोरियल मतलब एडिटर लिखते हैं, मतलब एडिटोरियल लिखते रहे हैं, अच्छे एडिटर हैं, कॉलमिस्ट हैं। तो उसमें जब मैं उनको पढ़ता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन अ वोरेशियस रीडर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई हैव रेड लाइक टन्स ऑफ बुक्स, यू सी। तो अंग्रेजी का उनका हो सकता है कि क्योंकि वो इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड से आते हों, या मास्टर्स किया हो उन्होंने, या हो सकता है डॉक्टरेट भी किया हो, तो लिटरेचर का उनको ज्ञान हो सकता है, लेकिन उनको व्याकरण का ज्ञान नहीं है। क्योंकि पत्रकारिता आप कहीं से भी कर लीजिएगा, ठीक है, IMC है, MCRC हो गया, कोलंबिया है, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ से होता है, तो लिखना आपको अच्छा आता है, लेकिन ग्रामेटिकल जो लेखुना होता है, जो ग्रामेटिकल ब्लूमर्स होते हैं, जो लूप होते हैं, उसके लिए आपको मतलब आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो जैसे आपने कहा कि जो बहुत सारे संपादकीय लिखते हैं, आप उसमें गलतियाँ कैसे निकालते हैं, क्या वो सोर्स कहाँ से आता है, तो वो बड़े नामचीन है, बहुत दे आर टॉल नेम्स, यू सी, दे आर बिग नेम्स, उनका जो कद बहुत बड़ा है, जो लिखते हैं वो मतलब उनको छपना है, दे मस्ट बी पब्लिश्ड। और बहुत सारे ऐसे हैं जो अब नहीं भी रहे हैं, जो लिख भी रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं उनको देखता हूँ कि जब सिंटेक्स उनका गलत होता है, कभी कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता है, या सब्जेक्ट इन्वर्जन में उनकी गलती हो जाती है, या एक राइट वर्ड द राइट प्लेस नहीं होता है, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कि आपको एक राइट वर्ड आपने चूज़ कर लिया, उसके इट शुड बी पुट इन द राइट प्लेस, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें देखने के बाद मेरे डिक्शनरीज हैं मेरे पास, ठीक है, तो मैं कभी गूगल्स में नहीं जाता हूँ, क्योंकि गूगल्स में बहुत गलतियाँ हैं। गूगल वैसे बहुत सारी चीज़ें बताता है, एक इन्फॉर्मेटिव इंजन, मतलब इन्फॉर्मेशन का एक इंजन है, लेकिन उसके बावजूद भी अदर देन दैट बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश की आती है तो वो गलती बताता है, मैं ऐसा देखा है, जो उसमें फीड कर दिया वही बताएगा। तो आपके लिए एक ऑक्सफर्ड डिक्शनरी का होना, कंसाइज वाला, लॉन्गमैन का होना बहुत ज़रूरी है, कैम्ब्रिज हो गया है, और सबसे बड़ी बात है कि रैंडोल्फ कॉर्क, सर रैंडोल्फ कॉर्क को नाइट किया गया है, ठीक है, वो एक इंग्लिश के दाता विधाता पितामह हैं। तो उनके बारे में अगर पढ़ रहे हैं, माइकल सॉन को पढ़ रहे हैं, लियो जॉन्स को पढ़ रहे हैं, रेमंड मर्फी को पढ़ रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। अब रेनन मार्टिन को पढ़ लिया, इधर उधर पढ़ लिया, इंडियन बुक्स पढ़ ली, तो उससे तो अंग्रेजी नहीं आएगी ना। तो अंग्रेजी जबान का आना, उसको खास तौर से उसका व्याकरण होना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसलिए वो मेरे सोर्सेज रहे, उनको मैं देखता हूँ, उसके बाद ही मैं उसको कहता हूँ कि ये गलत है, और मैं कोशिश करता हूँ मैं फेसबुक पर डाल दूँ। और मेरा इसका ऐसा नहीं है कि मैं इसको ऑफेंड करना चाहता हूँ, मेरा मतलब ये है कि जो उसको देखें वो थोड़ा सीख लें, अगर सीख लेंगे तो मेरे लिए एक अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छी बात है। सर जैसा कि अभी आपने इन चीज़ों के बारे में बताया, मैंने आपका एक और यूट्यूब पे चैनल देखा है, उसमें आपको संगीत से बहुत ही प्रेम है, घूमना, या और जैसा कि लगता है कि आप फूडी के भी बहुत शौकीन हैं। इनके बारे में जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जो इंग्लिश नाउ जो चैनल है आपका, इसके पीछे पर्पस क्या है? और जो खासकर जो रिमोट एरिया के जो बच्चे हैं, या फिर जिसके पेरेंट्स इतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं वो दिल्ली आके पढ़ सके, उनके लिए इस यूट्यूब चैनल में क्या है?
जो रिमोट एरियाज के हैं वो उनके दो कारण हैं कि वो अपने वो दूर हैं, वो कम्यूट नहीं कर सकते ये ऑल्टरनेट क्लास के लिए। तो उसके लिए ये है कि वो घर बैठ के ही सीख सकते हैं, वहाँ बैठे हुए हैं वो जान सकते हैं। उनकी कोई अगर डाउट्स हैं या उनके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई क्वेरीज हैं तो वो मुझे भेज सकते हैं और मैं उसको वहाँ सॉल्व कर सकता हूँ। दूसरा है कि जो यही लोग हैं इसी स्टेट पे हैं जो दूर रहते हैं और नहीं आ सकते, या उनके साथ दूसरी एक मजबूरी है कि फी की नहीं दे सकते, तो इससे वो भी लाभान्वित हो सकते हैं, वो भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं। पहला सवाल ये था। एंड आई एम कमिंग बैक टू द सेम पेज, व्हाट वाज दैट? जैसे अगर कोई भी लड़का अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना हम्म। चाहे, या कोई अगर 11th 12th में है, या फिर अगर कोई आइल्स की तैयारी करना चाहे, या बहुत सारे जो डिफरेंट एग्जामिनेशन होते हैं कॉम्पिटिटिव, उसके बारे में दो चीजें पहले है कि हमें हमें ये जानना है कि हमें फोकस रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो करियर काउंसलर्स हैं वो भी मेरे ख्याल से ये दे नीड टू बी काउंसल्ड, उनको खुद ही नहीं पता है, वो तो एक पेशा है उनका खोल कर बैठ गए हैं और चला रहे हैं। फिर उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। सबसे पहले कि बच्चा क्लियर होना चाहिए उसको करना क्या लाइफ के अंदर। वो हो जाता है जब वो 9th स्टैंडर्ड में आता है, तब से उसको पता लग जाता है कि वेदर ही शुड बी गोइंग फॉर सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, बैंक्स एग्जाम, रेलवेज, टीचिंग, लॉयर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उसको सब कुछ पता होता है। वो उसका एक कंडीशनिंग होती है उसी टाइम से लेकर हो जाती है। अब रहा कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात की, उसमें हमारे पास आता है बैंक पीओ हो गया है, सबसे एसएससी हो गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हो गया है, असिस्टेंट ग्रेड का हो गया है, बैंक पीओ हो गया है, दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर हो गया है, ये सारे एग्जाम्स हैं। और उसके बाद इन एग्जाम्स के बाद जैसे दूसरी बात की आइल्स का एग्जाम होता है, आइल्स हो गया, जीमेट हो गया, जीआरई हो गया, एक छोटा एग्जाम और भी, उससे सेट का एग्जाम हो गया। तो ये जितने भी एग्जाम्स हैं और टॉफल के एग्जाम है, जैसे टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए होते हैं, हायर एजुकेशन के लिए होते हैं, ठीक है। वो आइल्स के एग्जाम है, जैसे आपको एक होता है जैसे कनाडा के लिए जाना है, पीआर पे जाना है या अदरवाइज जाना है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर होता है कि भाई आपको 7.5 8.5 बैंड चाहिए होता है। ऐसे टॉफल के अंदर होता है कि 1200 मार्क होता है, ठीक है। ऐसे ही जीमेट में होता है जैसे 800 में से उसकी मार्किंग होती है। इस तरह से सबका होता है और ये सिर्फ बाहर के लिए एग्जाम्स होते हैं, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन यहाँ जितने भी एग्जाम्स होते हैं एट होम उसका सबका नेगेटिव मार्किंग होता है, 1/4 ऐसा है। जैसे कि अभी मैंने इस क्वेश्चन से पहले पूछा था कि आपका यूट्यूब चैनल है, उस पे आप घूमना, संगीत और आप फूडी के बहुत ही शौकीन हैं। एक्चुअली क्या है रोहित, मैं बताना चाहूंगा, ये जो बात कर रहे हो ये ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन ने मुझे नहीं जितने भी वहाँ लगे सबको कुछ ना कुछ सिखा दिया है, और वहाँ सिखा दिया है, और सीखने के बाद वो सब लोग कुछ ना कुछ बना लेते हैं। अब घर में बैठे हुए क्या करेंगे, ठीक है, या तो पुस्तक पढ़ लेंगे, क्योंकि हम लोग हैं हम किताबें पढ़ते रहते हैं, नहीं है तो हम रिपोर्टिंग करने चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये दोनों चीजें नहीं होती तो हम कोशिश ये करते हैं कि कुछ ना कुछ बना लें, कुछ नया बना लें, कुछ इस तरह से रिसर्च होती रही, खराब होता रहा, बनता रहा, इस तरह से धीरे धीरे जैसे होते ना गाते गाते गवैया बनी जाता है, तो ऐसे हम लोग भी बनाना सीख गया। रहा कि जाता हूँ मैं फूडी के लिए, जिस दूसरा चैनल की बात कर रहे हैं, तो आई बीन वेरी लाइक आई बीन लव विद सूफी म्यूजिक, क्योंकि मैं दरगाह हज़रत निजामुद्दीन जाता हूँ, मैं काफ़ी टाइम से जा रहा हूँ, इट्स बीन से अराउंड मोर देन 2 decades। तो मैं वहाँ जाता हूँ और मैं सब धर्मों को मानता हूँ इनफैक्ट, बिकॉज लाइक मेरी मेडिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, आपका क्लेंजिंग फैक्टर फ्रॉम विद इन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वहाँ मैं जाता तो आई सिट एट समा देयर, एक कवाली सेशन होता है, एक कवाली रिसाइटल होता है, रेसिटेशन होता है, तो उसको मैं रिकॉर्ड करता था और बहुत टाइम से करता रहा था। तो मैंने सोचा कि ये रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को जो वो वहाँ नहीं गए हैं, नहीं सुना है उन्होंने, वो भी सुने। तो मैंने इसलिए वो एक चैनल बना लिया है फूड का, इसलिए जहाँ मैं जाता हूँ वो मैं खा लेता हूँ, फ्री में नहीं खाता हूँ, मैं खाता हूँ वहाँ पर, और जब मैं खाता हूँ उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ यार तुम्हारी रेसिपी तो बहुत अच्छी है, तुमने यार कैसे बनाया, ये क्या है, थोड़ा मुझे बताओ। तो मैं उसको भी रिकॉर्ड करके अपने व्यूअर्स तक वहाँ पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तीसरा है कल्चर, क्योंकि हमारा जो देश है, ठीक है, इज सच ए ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है, जहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब है और जहाँ पर बहुत डिफरेंट जो है संस्कृतिज हैं, संस्कृति हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट प्रांत से आते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, बहुत डाइवर्सिफाइड है, और उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना, उनके कल्चर को जानना एक बहुत बड़ा एक रिच एक्सपीरियंस होता है। और वही रिच एक्सपीरियंस को मैं लेकर उसमें एक एसिमुलेट करके मैं अपने व्यूअर्स तक पहुंचाऊंगा, तो शायद वो घर बैठे सारी चीजें देख सकते हैं। तो यही मेरा उद्देश्य था कि मैं दूसरी चीजें जिसको एफएमसी बोलते हैं या फूड म्यूजिक एंड कल्चर बोलते हैं, मैंने स्टार्ट किया। सर 2 क्वेश्चन और हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपके फेसबुक पोस्ट पे मैंने पढ़ा कि आप स्पोर्ट्स बहुत ही लाइक करते हैं, खासकर क्रिकेट आप बहुत ही लाइक करते हैं। तो इस
कोरोना काल में आपने क्रिकेट को कैसे मिस मैंने किया? एक्चुअली कोरोना में क्रिकेट नहीं खेल पाया, पर एक बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट होता है यमुना ट्रॉफी करके, तो रही निशाना है उसको कराते हैं इसमें। तो ये आयोजन एक बहुत लार्ज स्केल पे होता है जिसमें डिफरेंट टीम्स आती हैं। अब क्रिकेट का जहाँ तक है, मैं कॉलेज से खेलता रहा, लेकिन अब कुछ 15-20 साल से मैं क्रिकेट छूट चुका है, तो मैं उसमें एक निक में नहीं हूँ जो मैं जो जिसमें खेलता था, जिसमें मैं करता था। तो अब बहुत सारा एक हर किसी एक डाउनफॉल होता है कि आप एकदम ऊपर जा रहे हैं, वहाँ बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, और एकदम जब आप नहीं होते कि आपके रिफ्लेक्स ही खत्म हो जाते हैं, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको ये भी होता है कि आपको टीम को बांध के चल रहे हैं, क्योंकि टीम होती है। टीम का मतलब ये नहीं कि आपने अपना परफॉर्मेंस करना, आपने परफॉर्म कराना भी है दूसरे से। तो ये चलता रहा। लेकिन हाँ, लॉकडाउन में बड़ा मिस किया। जब मिस किया तो मैं क्या कर सकता था, तो उसके बाद मेरा कोई दूसरा एक विकल्प नहीं था कि मैं क्रिकेट को क्या करूँ। तो फिर वो जिससे कहते हैं कि उसके साथ मुझे थोड़ा सा बैठना पड़ा। तो पुराने वीडियोस में जो क्रिकेट के थे, जो वर्ल्ड कप के थे, इंडियन वर्ल्ड कप के थे, या अंडर-19 के थे, या डिफरेंट जो मैचेस रहे हैं उनको मैं देखते रहता था। मैंने फिर भी छोड़ा नहीं, मैं कहीं ना कहीं उनको वॉच करता था। सर, मेरा लास्ट सवाल ये है कि जैसा कि आपने बताया कि आप पीआईबी पत्रकार हैं और पढ़ा भी रहे हैं आप इतने सालों से, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जर्नी अभी भी चल रहा है पत्रकारिता और पढ़ाने का, या फिर आपने पत्रकारिता से थोड़ा दूरी बना ली है आपने? No, you have actually asked this question to me. Well, as far as your teaching is concerned, there's still been, I mean, there's still going on, and that will go on, you know. That won't ever last. वो कभी रुकेगी नहीं, चलती रहेगी, क्योंकि टीचिंग है। टीचिंग मेरा एक अंदर से है कि जिस दिन मैं टीच नहीं करता हूँ, दिन आई फील टायर्ड, यू नो, कुछ छूट रहा है जिंदगी के अंदर। तो बहुत सारे वहाँ स्टूडेंट्स भी मेरे ऐसे हैं जो यहाँ आते हैं और मेट के हो गए, गार्डनर के हो गए, क्योंकि गार्डनिंग भी है, क्योंकि मैं आई लव गार्डनिंग, ठीक है, आई लव ग्रीनरी, आई लव प्लांट्स। तो उनके बच्चे भी हैं, उनको मैं फ्री टीच करता हूँ, ठीक है, उसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं करता हूँ। तो वो बच्चे आते हैं, मैं अभी पढ़ाता हूँ। लेकिन दिन का जो मेरा टाइम होता है वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जो पीसीज होते हैं उसमें निकल जाता है, इंटरव्यूज में निकल जाता है, कोई स्टोरी को मैं हंट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं चला जाता है। अब जैसे चुनावी दौर चल रहा है, एक बहुत बड़ा महासंग्राम है, महाकुंभ है, ठीक है, तो यही कहीं ना कहीं कोई मैं एनालाइज करता रहता हूँ वगैरह वगैरह। तो डिफरेंट पब्लिकेशन जब मुझसे कहते हैं तो मैं उनको लिखता भी हूँ। तो इस तरह से दिन का वक्त निकल जाता है। सुबह 2 घंटे मेरा योगा है, मेडिटेशन है, इसमें चला जाता है। उसके बाद बच्चों को पढ़ा लेता हूँ। जैसे यहाँ स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, तो यहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ, और 2 घंटे पढ़ाने के बाद मैं आई गो फॉर माई वर्क एंड ऑल दैट। उसके बाद शाम को आता हूँ तो आई फाइंड माई स्टूडेंट सिटिंग एंड वेटिंग फॉर मी। तो वो यहाँ बैठे होते हैं, फिर मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो 9-9:30 खत्म हो जाता है। स्टोरी जो फाइल करनी होती है वो मैं दिन में कर लेता हूँ, या अगर टाइम लाइन नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है, तो उसको रात को लेकर उसको मैं अपने एडिटर्स को भेज देता हूँ। धन्यवाद सूफी सर कि आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे सूफी सर जिसके बारे में आपने जाना। ये बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, और आप जैसा कि इन सर से जाना कि पत्रकारिता, पढ़ाना, फूडी, खाना बनाने का भी शौक है सर, घूमते भी हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, स्पोर्ट्स भी, अभी सर लास्ट में बताया कि जिम भी करते हैं, योगा भी करते हैं। तो आप सोच सकते हैं इस कोरोना काल में किस तरीके से सर मैनेज करते हैं। तो ये हम लोगों के लिए एक सीखने वाली बात है। तो आज का हमारा जो इंटरव्यू था सूफी सर के साथ था। हम फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए। थैंक यू।